हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक कोलोइडल स्टेट शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। कोलोइडल स्टेट क्या है? ये सॉल्यूशन जो था ना, सॉल्यूशन दो सबस्टेंस से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ठीक है ना। सॉल्यूट के साइज के कणों के आधार पर, तो ये कणों के साइज के आधार पर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनके कणों के साइज के आधार पर कोलोइडल स्टेट को बांटा गया कि कौन सा कोलोइडल स्टेट होगा, कौन सा क्रिस्टलोइड होगा। देखिए, सबसे पहले जो कोलोइडल, द फाउंडेशन ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री, जो कोलोइडल केमिस्ट्री है उसका जो फाउंडेशन दिया वो दिया थॉमस ग्राहम ने। ध्यान रखिएगा, थॉमस ग्राहम ने इसका फाउंडेशन दिया। लेकिन बाद के जो साइंटिस्ट थे, टिंडल, जिन्होंने टिंडल इफेक्ट दिया, हार्डी, सुल्जे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना क्रिस्टल के जो आयंस हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है, उनकी जो एक्टिविटी है उस पर बेस्ड करके अपना हार्डी सुल्जे रूल दिया। और जिंगमॉन्डी है, एनआर डाहरे हैं, एसएस वाटनागर एंड अदर्स, ये जो बाद के साइंटिस्ट हुए उनको इसकी जो ना, इन्होंने एडवांस किया इसको कोलोइडल केमिस्ट्री को। तो कोलोइडल केमिस्ट्री का जो वर्ड की जो शुरुआत की वो थॉमस ग्राहम को जाता है इसका श्रेय। और बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इनकी प्रॉपर्टी का पता लगाया। और अब थॉमस ग्राहम ने जो सबस्टेंसेस थे उनको देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कोलोइडल स्टेट है वो सॉल्यूशन नहीं है। कोलोइडल स्टेट, कोलोइडल सॉल्यूशन तो है, लेकिन कोलोइडल स्टेट जो है वो दैट इज नॉट सॉल्यूशन। अब ये आगे चल के क्लियर होगा। सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने सबस्टेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट थे देखिएगा। सबस्टेंसेस को टू पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट तो दिया उन्होंने क्रिस्टलोइड, ठीक है ना, क्रिस्टलोइड्स, और सेकंड दिया उन्होंने कोलोइड्स। उन्होंने कहा कि दुनिया में केवल दो ही प्रकार के पार्टिकल हैं, या तो वो क्रिस्टलोइड हैं या फिर क्या है, कोलोइड। थर्ड कोई नहीं है, ये थॉमस ग्राहम ने कहा था। अब उन्होंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया उनको, किस तरह से मतलब क्लासीफाई किया, किस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया सबस्टेंसेस को। उन्होंने कहा कि कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होंगे जिनके सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पार निकल जाएंगे। जिनके सॉल्यूशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, पार्चमेंट झिल्ली से पार निकल जाएंगे, उनको बोला उन्होंने क्रिस्टलोइड। और जिनके सॉल्यूशन पार्चमेंट झिल्ली से पार नहीं निकलते हैं उनको बोला कोलोइड। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए NaCl है, साल्ट है NaCl, NaCl को वाटर में मिलाइए और फिर उसे पार्चमेंट झिल्ली से छानिए, ठीक है ना। तो वो उनके जो क्रिस्टल हैं, जो NaCl जो है उसके क्रिस्टल वाटर के साथ सोल्यूबल होकर के पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पार निकल जाएंगे। इसलिए NaCl को उन्होंने क्रिस्टल बोला, क्रिस्टलोइड्स बोला, ठीक है ना। जो क्रिस्टल से मिलकर के बने होते हैं वो क्रिस्टलोइड कहला दिया कहा उन्होंने, जिनके सॉल्यूशन पार्चमेंट झिल्ली से आराम से पार निकल जाते हैं। और जिनके सॉल्यूशन, जिन सबस्टेंसेस के सॉल्यूशन पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से पार नहीं निकलते हैं या बिल्कुल भी पार नहीं निकलते, उनको उन्होंने कोलोइड कहा। ठीक है ना।
एक बड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घरेलू एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप चाय छानते हो, चाय छानते हो ना, तो पहले चाय बनाते हो, वाटर मिलाया, मिल्क मिलाया, चाय की पत्ती डाली, उसमें चीनी डाली, अदरक डाला, ठीक है ना, कई चीजें आपने इलायची वगैरह जो भी डाली, सारी चीजें डाली, उसके बाद वो चाय बन करके तैयार हुई। उसके बाद उसको फिल्टर करते हो। फिल्टर जब करते हो तो एक छलनी का यूज करते हो। तो छलनी में से जब उसको फिल्टर करते हो तो आपने देखा होगा कि चाय का जो कलर होता है वो जो ना, कुछ कलर चाय की जो पत्ती है, महीन जो कण होते हैं, वो वाटर के साथ में, मिल्क के साथ में नीचे छलके आ जाते हैं। तो उन कणों को उन्होंने क्रिस्टलोइड कहा। मैं एक घरेलू एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है ना। इन्हें आप क्रिस्टलोइड या मतलब आप कॉलॉइड में अभी डिस्ट्रीब्यूट ना करें, इनको क्लासीफाई ना करें इनको, केवल घरेलू एग्जाम्पल दिया है। तो जो छन करके नीचे आ जाते हैं उनको उन्होंने क्रिस्टलोइड कहा, और जो ऊपर रुक जाते हैं छलनी के ऊपर, ठीक है ना, जैसे अदरक रुक गया, इलायची रुक गई, चाय की बड़ी बड़ी पत्ती रुक गई, उनको उन्होंने कॉलॉइड कहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पार्चमेंट झिल्ली तो घरेलू एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं आपको, ठीक है ना। तो मैंने एक छलनी का, चाय की छलनी वाला एग्जाम्पल दे दिया है, उससे आप इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, चाय का रिटर्न में एग्जाम्पल चाय का मत देना, केवल ओनली समझ लो इसको। अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह से क्लासीफाई कर दिया कि जिन सब्सटेंसेस के पार्टिकल सॉल्यूशन के साथ मिलकर के पार्चमेंट झिल्ली से पार निकल जाते हैं, ठीक है ना, उनको बोला क्रिस्टलोइड, और जिनके पार नहीं निकलते हैं उनको बोला कॉलॉइड। ओके, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, देखिए क्या क्या दिया, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, सभी ऑर्गेनिक जो एसिड हैं वो क्रिस्टलोइड हैं, बेसिस हैं, साल्ट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सच एज शुगर, यूरिया। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर एग्जांपल आ रहा है, देखिए शुगर। अभी मैंने चाय का जब नाम लिया था, टी का नाम जब लिया था, तो उसमें शुगर की बात आई थी। शुगर के आपने क्रिस्टल देखे होंगे। शुगर को आप पानी में मिलाइए, फिर छानिए उसको, तो नीचे आराम से पानी आ जाते हैं निकल करके, इसलिए शुगर को उन्होंने क्रिस्टलोइड कहा। यूरिया आपने देखा होगा, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2, ठीक है ना। और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इनके जो क्रिस्टल हैं, यूरिया के ले लो, शुगर के ले लो, ठीक है ना, तो इनके जो क्रिस्टल हैं वे इजीली वाटर के साथ मिलकर के और पार्चमेंट झिल्ली से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पार निकल जाते हैं, इसलिए इनको उन्होंने बोला क्रिस्टलोइड। अब कॉलॉइड का एग्जांपल दिया, देखिए स्टार्च, जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। तो जिलेटिन, स्टार्च समझ लीजिए आप। स्टार्च क्या है, जब आप चावल बनाते हो ना, चावल बनाने के बाद जो उसका वाटर छान निकालते हो, तो धीमे धीमे करके जब ठंडा होता है, आपने देखा होगा, वो एक पेस्ट के रूप को ले लेता है एप्रोक्स, उसको बोलते हैं स्टार्च। वो स्टार्च है, उसको स्टार्च को आप छानिए छलनी से। पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन होती है, उसके जो होल होते हैं वो तो बहुत ही कम डायमीटर के होते हैं। मैं तो आप घरेलू एग्जांपल एक चाय की छानने वाली छलनी का दे रहा हूं, जिसके होल बड़े बड़े डायमीटर के हैं, ठीक है ना। अगर आप स्टार्च को उस चाय की छलनी वाली छलनी से भी छानोगे तो भी उससे इजीली पार नहीं होंगे। और जो पार्चमेंट झिल्ली है, उसके होल तो बहुत ही कम डायमीटर के होते हैं, उससे तो वो निकलने वाले हैं ही नहीं, इसलिए स्टार्च को क्या बोला, स्टार्च को बोला कॉलॉइड। ध्यान रखिएगा, स्टार्च को क्या बोला, ध्यान रखिएगा, कॉलॉइड, ठीक है ना। स्टार्च है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है, ठीक है ना, उसको उन्होंने कॉलॉइड बोला। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, जिन सब्सटेंसेस के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मिलकर के
पार्चमेंट मेम्ब्रेन से आसानी से पार निकल जाते हैं, उन्हें क्रिस्टेलॉइड कहा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल शुगर है और यूरिया, साल्ट है NaCl, कोई भी और भी साल्ट है उनको ले सकते हैं। और कॉलॉइड के वो जिन सब्सटेंसेस के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मिलकर के और पार्चमेंट झिल्ली से इजीली या तो पार नहीं निकलते या बिल्कुल भी पार नहीं निकलते, उनको उन्होंने कॉलॉइड का, जिसमें स्टार्च एग्जाम्पल ले लीजिए, हीमोग्लोबिन ले सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये थॉमस ग्रैहम ने क्रिस्टेलॉइड और कॉलॉइड को क्लासिफाई किया पार्चमेंट झिल्ली से निकलने के ऊपर बेस करके। और इसके बाद देखिए एक पॉइंट आता है, द एबव क्लासिफिकेशन वाज discarded, that is the terms of colloid does not apply to a particular class of substances. What is a state of matter like solid, liquid and gas? Any substances can be brought into colloid state. अब ये बाद में जाकर के प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया क्रिस्टेलॉइड और कॉलॉइड में, तो कॉलॉइड जो है ना, ये उन्होंने बताया कि कॉलॉइड जो बोला इन्होंने कि पार्चमेंट झिल्ली से जो पार नहीं निकल पाएंगे जिनके सॉल्यूशन, उनको कॉलॉइड बोल दिया। तो उन्होंने बोला बाद में जो इसका मॉडिफाई किया गया क्लासिफिकेशन को, तो बोला गया कि ये कॉलॉइड वर्ड इस तरह से, मतलब एक सही वर्ड नहीं दिया उन्होंने। ये कॉलॉइड जो है ना पार्टिकल के साइज के आधार पर होना चाहिए, और पार्टिकल के साइज को चेंज करके कॉलॉइड के साइज में हम लाया जा सकता है। जो पार्टिकल बड़े बड़े हैं उन पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करके कॉलॉइड के साइज में उनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो है वो सही क्लासिफिकेशन नहीं है। जो बड़े बड़े पार्टिकल है, ठीक है ना, जो पार नहीं निकल सकते पार्चमेंट झिल्ली से, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, यानी उनका साइज चेंज किया जा सकता है। इसलिए बोला कि ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। और अगला बोला कि द कॉलॉइडल स्टेट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। तो बाद में बोला कि जब न्यू थ्योरी जब आई, मॉडर्न जो कंसेप्ट आया, तो बोला कि जो कॉलॉइडल साइज है वो साइज पार्टिकल के साइज के आधार पर होना चाहिए, यानी ये सब्सटेंस के आधार पर नहीं, ये पार्टिकल के साइज के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। जिस साइज के पार्टिकल पार नहीं निकलेंगे उनको कॉलॉइड बोलिए, ठीक है ना। तो साइज तो चेंज किया जा सकता है ना, साइज बड़ा भी हो सकता है पार्टिकल का, छोटा भी हो सकता है, उन्हें तोड़ करके छोटा भी किया जा सकता है। तो सब्सटेंस को आप कैसे बांट देंगे? और थॉमस ग्रैहम ने बोला कि जिन सब्सटेंस के पार्टिकल पार्चमेंट झिल्ली से पार नहीं निकलते उनको कॉलॉइड बोल दिया। अरे उन पार्टिकल को तोड़कर छोटा भी तो किया जा सकता है, बड़े को तोड़ करके, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। तो ऐसे करके देखिए, ये जो पार्टिकल था, पार्टिकल का जो साइज था सब्सटेंस का, वो बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो कणों का साइज है ना वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो कणों के साइज को चेंज भी किया जा सकता है। इसके आधार पर ये जो क्लासिफिकेशन था थॉमस ग्रैहम का, वो बाद में डिस्कार्डेड हो गया, उसको थोड़ा सा फेल कर दिया, मतलब, और बोले कि इस सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करना, क्रिस्टेलॉइड में और कॉलॉइड में दो पार्ट में डिवाइड करना उचित नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए फीचर ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कणों के साइज के आधार पर सब्सटेंसेस को या सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सस्पेंशन, एक कॉलॉइड सॉल्यूशन और एक ट्रू सॉल्यूशन। यानी जिनके कण बहुत छोटे छोटे होंगे, जो सॉल्यूशन में अलग सेपरेट नहीं हो सकते, उनको बोल दिया ट्रू सॉल्यूशन। और जिनके कणों का साइज मीडियम होगा वो कॉलॉइड सॉल्यूशन,
और जिनका कणों का साइज बड़ा होगा उन्हें सस्पेंशन बोल दिया। जिनके कण नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं उनको सस्पेंशन बोल दिया। तो देखिए पिक्चर ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए? एक सस्पेंशन हो गया, एक कॉलर्ड सॉल्यूशन हो गया, एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए पहला नेचर। नेचर क्या है? सस्पेंशन की नेचर है हेट्रोजीनियस और कॉलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन दोनों की है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनकी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी फेसिस अलग अलग हो जाए। फेसिस अलग अलग हो जाए मतलब आपको सॉल्यूट अलग दिखाई दे और सॉल्वेंट अलग दिखाई दे, उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और जिनकी फेसिस सेपरेट ना हो, आपस में इतनी अच्छी तरह से मिक्सिबल हो जाए कि वो सेपरेट ना हो सके, उनको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है ना? होमोजीनियस में पूरे सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। कहीं से भी कोई भी कंपोनेंट निकालिए, उनके जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। अगर सॉल्यूशन में से आपने अंदर अलग अलग से भाग को निकाला, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आई, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो सस्पेंशन होगा हेट्रोजीनियस और कॉलर्ड सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन होंगे होमोजीनियस। पार्टिकल साइज क्या है? देखिए पार्टिकल साइज जो है ना, सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, मोर देन 1000 nm। nm फॉर नैनोमीटर। नैनोमीटर, आपको मीटर और नैनोमीटर में रिलेशन मालूम होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, या उल्टा कर लीजिए इसको, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁹ मीटर, यानी 1 मीटर का ये बहुत छोटा हिस्सा है नैनोमीटर। तो सस्पेंशन जो है ना, उसके पार्टिकल 1000 nm से बड़े होंगे और कॉलोइडल सॉल्यूशन के 1 nm और 1000 के बीच के होंगे और ट्रू सॉल्यूशन के 1 m से भी छोटे होंगे। ठीक है ना? दोबारा रिपीट कर दो, सस्पेंशन के 1000 से बड़े होंगे, कॉलर्ड सॉल्यूशन के 1000 से छोटे होंगे जो 1 nm तक होंगे और ट्रू सॉल्यूशन के 1 nm से भी छोटे होंगे। नंबर थर्ड देखिए, सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन को ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से पॉसिबल है, फिल्टर किया जा सकता है, और कॉलोइडल सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं किया जा सकता, ये नॉट पॉसिबल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये ना सस्पेंशन पॉसिबल है और कॉलोइडल पॉसिबल है और ट्रू सॉल्यूशन को फिर भी पॉसिबल नहीं है। फिल्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि उनको पूरा का पूरा निकालना, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को अलग करना। ठीक है ना? सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उसको ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है सॉल्यूट को सॉल्वेंट से। और कॉलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे होते हैं तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर करके। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ना, उसके द्वारा सस्पेंशन को तो किया ही जा सकता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन को भी फिल्टर किया जा सकता है, उनके सॉल्यूट को सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन को तो उसके द्वारा भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को सॉल्वेंट को नहीं कर सकते, यानी उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सारे के सारे निकल जाएंगे, सॉल्यूट भी निकल जाएगा और सॉल्वेंट भी निकल जाएगा। इसके बाद देखिए सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सेटल डाउन होना।
अगर इन सॉल्यूशंस को रख दीजिए किसी वेसल में, किसी बर्तन में, ठीक है ना, तो किस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, किसके नहीं बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, जो सस्पेंशन है वो उसमें जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, उन पर ग्रेविटी लगेगी और ग्रेविटी के कारण वो नीचे धीमे धीमे करके बैठ जाएंगे। और जो कोरोइडल सॉल्यूशन है वो सेटल होंगे ओनली सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। सस्पेंशन के ग्रेविटी के द्वारा सेपरेट होंगे और कोलोइडल के सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होंगे, और ट्रू सॉल्यूशन के तो किसी के भी द्वारा नहीं होने वाले। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के द्वारा। देखिए ये हमने एक वेसल बनाया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने क्या किया, ये सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हमने इसमें सॉल्यूट घोला, ठीक है ना, सॉल्यूट घोला है। और अगर मान लीजिए ये सपोज कर लीजिए ये सस्पेंशन है, मान लीजिए जैसे आपने खड़िया को पानी में घोला होगा, खड़िया को, और खड़िया को पानी में घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए, तो खड़िया जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये इसकी प्राइमरी स्टेज है। और सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, जब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो पूरे में ऊपर तक रहेंगे, कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल नीचे भी रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटी के कारण इसके जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल थे, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे, वो सेटल डाउन हो गए ग्रेविटी के कारण। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो ये सेकंड स्टेट हो गई आफ्टर सेटल डाउन। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जैसे मिल्क जो है ना, ये हमने आपको फॉर्मूला सॉल्यूशन दिया था CaCO3 और प्लस वाटर का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसका था ये, CaCO3 और प्लस वाटर का था। और तो इसमें CaCO3 सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे खड़िया बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो नीचे सेटल डाउन हो गई, उसके पार्टिकल बड़े बड़े थे, उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो गई। और जो हम लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में देखिए मिल्क किस से मिलके बना होता है, मिल्क बना होता है फैट और वाटर से। और मिल्क को आप किसी बर्तन में लेकर के रख दीजिए एक लंबे समय तक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक, तो क्या उसमें फैट नीचे बैठता है क्या, या फैट ऊपर हो जाता है, वाटर नीचे हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है सब। वो सेपरेट नहीं होगा, तब तक सेपरेट नहीं होगा जब तक उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ऐसे मतना उसको, ऐसे उसमें एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उसको घुमाते हैं बहुत तेजी से। आपने दही को, कर्ड को मथते हुए देखा होगा, और उसमें दही में क्या होता है, दही में मक्खन होता है, फैट होता है, फैट हल्का होता है, आपको मालूम है, उसकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो मथने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपने देखा होगा मक्खन ऊपर तैरने लगता है। तो मक्खन है ना, मक्खन यानी फैट और वाटर का जो सॉल्यूशन था वो था आपका मिल्क, यानी कर्ड, मिल्क से बना बाद में कर्ड,
और मिल्क को भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन करा दीजिए मिल्क में, तो उसमें भी फैट के जो कण होते हैं, घी के जो कण होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। आप दूध को जो है ना बहुत तेजी से हिलाइए उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन कराइए उसमें, तो दूध में से भी जो कण होते हैं फैट के यानी घी के, वो ऊपर तैरने लगते हैं। ये कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, जिन्हें आगे चल के हम डिस्पर्सन मीडियम और उस फेज में, 2 फेज में डिवाइड करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके देखिए मक्खन को आपने कैसे अलग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वाटर से, और सस्पेंशन के द्वारा जो सॉल्यूट के पार्टिकल थे वो ग्रेविटी के द्वारा ही सेटल डाउन हो गए। और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जैसे साल्ट है, पानी में मिलाइए, चीनी को पानी में मिलाइए, यूरिया को पानी में मिलाइए, जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें आप देखेंगे कि कभी भी शुगर नीचे नहीं बैठेगी, कभी भी यूरिया नीचे नहीं बैठेगी, कभी भी नमक नीचे नहीं बैठेगा। आप चाहे सेंट्रीफ्यूगेशन कर लीजिए, चाहे ग्रेविटी लगा लीजिए, कोई उस पर अपने आप इस तरह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं सेटल डाउन नहीं होने वाले हैं। ये हो गया इनमें डिफरेंस इस तरह से। और आगे देखिए ये और डिफरेंस है, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिफ्यूज, और डिफ्यूज स्लोली और डिफ्यूज रैपिडली। यानी जो डिफ्यूजन है वो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तेज है, कोलोइडल में धीमा है, और सस्पेंशन में बहुत धीमा है या होता ही नहीं है, ठीक है ना। ब्राउनियन मोशन, सस्पेंशन के अंदर ब्राउनियन जो मोशन है, अगला टॉपिक आने वाला है, टेढ़ी मेढ़ी गति जिग जैग मोशन में शो, मतलब हो सकती है और कोलोइडल में होती है, और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नेग्लिजिबल, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ब्राउनियन मोशन नहीं होती है, होती है तो फिर बहुत कम होती है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। ये इतने इनके फीचर्स हो गए 300 प्रकार के सॉल्यूशन के। ओके, अब देखिए आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। इसमें हमने आपको टाइप दिए हैं, ठीक है ना। पहला सॉल है, फिर इमल्सन है, फॉर्म है, सॉलिड सॉल है, सॉलिड इमल्सन है, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड एरोसॉल है, लिक्विड और एरोसॉल है। तो पहला देखिए सॉल यानी डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज यानी कोलॉइड जो है ना, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर 2 चीजें होंगी, एक डिस्पर्स्ड फेज होगी, डिस्पर्स्ड फेज, फेज बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होगा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, जब आप ट्रू सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट बोलते, एक सॉल्वेंट बोलते हो, वही कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल करके आप डिस्पर्स्ड फेज, फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। चीज वही है, आप उसको समझ सकते हैं कि जो उसमें जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट था उसे डिस्पर्सन मीडियम बोला जाएगा, और जो सॉल्यूट था उसे डिस्पर्स्ड फेज बोला जाएगा। इसमें दोनों फेज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर तो जो सॉल्यूट है उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, जो कम क्वांटिटी में होगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा जिसे आप सॉल्वेंट बोलते हैं उसे डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वांटिटी वाला डिस्पर्सन मीडियम और कम क्वांटिटी वाला डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिए सॉल्ट के अंदर, एक मिनट, हाँ देखिए, तो ये
एक मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ देखिए इसमें तो इसमें सॉल के अंदर क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस होगी सॉलिड, डिस्पर्सल मीडियम होगा लिक्विड। और एग्जांपल है देखिए इसके, पेंट्स, फ्रूट, जेलीज, जेल्स, डाइज, ठीक है ना। पेंट में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड होती है और डिस्पर्सल मीडियम लिक्विड होता है, ठीक है ना। जैम है, जेली है, एटसेट्रा। इमल्सन में क्या है देखिए, डिस्पर्स्ड जो फेज है वो लिक्विड है और डिस्पर्सल मीडियम में लिक्विड है इमल्सन में, ठीक है ना। एग्जांपल इसके हो सकते हैं, मिल्क है, ठीक है ना, और क्रीम है। मिल्क में जो फैट है वो भी लिक्विड है और वाटर है वो भी लिक्विड है, यानी वाटर उसके अंदर ज्यादा होता है मिल्क में, आपने देखा होगा, तो वो डिस्पर्सल मीडियम हो गया। और जो फैट है वो कम होता है तो वो डिस्पर्स्ड फेस हो गई, और वो था लिक्विड फॉर्म। फॉर्म में क्या है, ये सारे एग्जांपल, सारे टाइप्स कोलॉइड के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोलॉइड्स ध्यान रखिएगा, फिर भी कोलॉइड्स आर द सबस्टेंसेस नॉट द सॉल्यूशंस। ये जो नेम लिखा हुआ है, नेम, ये नेम ध्यान रखिएगा, ये नेम जो लिखे हुए हैं, ये इसके अंदर जो ये सबस्टेंसेस आ रहे हैं वो कोलॉइड हैं, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म में देखिए गैस है, डिस्पर्स्ड पे जो फेस है वो गैस है और डिस्पर्सल मीडियम लिक्विड है, यानी लिक्विड के अंदर गैस को फ्लो करके और फॉर्म को तैयार किया जाता है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं देखिए, एक दो एग्जांपल ले लीजिए अपने हिसाब से। बियर, फ्रॉथ, सोप, सूट्स, यानी फ्रॉथ झाग, फॉर्म एक तरह से जिसमें लिक्विड के अंदर गैस भरी होती है, झाग। अगला है सॉलिड सॉल्ट, जिसमें दोनों सॉलिड होते हैं, और एलॉयज है, एलॉयज पीतल जो होते हैं ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एलॉय का। एलॉय में कई मेटल्स मिक्स होती हैं और मेटल सारी सॉलिड होती हैं। पीतल आपने घर में देखी होगी, ब्रास जिसको बोलते हैं, इसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है, ठीक है ना। वो था मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म। तो ये एलॉय हो गए। एलॉय जो है ना कोलॉइड हो गया, तो ये इसमें दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड इमल्सन, लिक्विड और सॉलिड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, डिस्पर्सल मीडियम सॉलिड है, बटर है, चीज है, ठीक है ना। और इसमें अगला है सॉलिड फॉर्म, गैस और सॉलिड। गैस को सॉलिड में मिला करके तैयार किया जाता है इसको। ऐसे आप देखिए, इसको समझ लेंगे, सॉलिड एरोसॉल है, सॉलिड को गैस में मिला करके। स्मोक में क्या होता है, धुएं के जो कार्बन के जो कण होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और वो गैस में जब मिल जाते हैं एटमॉस्फेयर की गैस में, तो उसको बनाते हैं वो सॉलिड एरोसॉल। और लिक्विड एरोसॉल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज इसमें लिक्विड है, डिस्पर्सल मीडियम गैस है। फॉग क्या है, लिक्विड एरोसॉल। लिक्विड यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स एयर में मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉग, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये लिक्विड और गैस में मिलकर के लिक्विड एरोसॉल का निर्माण करते हैं। ऐसे टाइप्स ऑफ कोलॉइड हो गए। ये नीचे डायग्राम दिए हुए हैं सबके अलग अलग। सस्पेंशन में आप ये बड़े बड़े पार्टिकल देख रहे हो सॉल्यूट के, और लिक्विड में डूबे हुए हैं, भरे हुए हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हैं। कोलॉइड में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके ये कोलॉइड टॉपिक इतना क्लियर हुआ। आगे अगले वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं भी। अगले वीडियो में कोलॉइड और का बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे, और इसको आगे और विस्तार करेंगे इसका। ओके, थैंक्स फॉर यू।